प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है मानव भूगोल की शाखाएं। देखिए, इसमें जैसे पहले नंबर पर है आर्थिक भूगोल, जो मानव भूगोल की शाखा है। इसके बारे में डॉक्टर एन.जी. पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल में भूपृष्ठ पर मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ या पंचम, किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ जो संबंध है, उसका अध्ययन आपका आर्थिक भूगोल में किया जाता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, संबंधित प्रदेश के भौगोलिक या प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही पाई जाती हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल में किया जाता है। यानी दोनों का एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, उसका अध्ययन या उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल में किया जाता है। जैसे हम बात करते कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य समुदाय जीविकोपार्जन के भिन्न भिन्न साधन अपनाता है। जैसे कहीं पर वो लकड़ी काट रहा है, कहीं पर मछली पकड़ रहा है, कहीं पर आखेट का काम करता है, कहीं कृषि का काम करता है, कहीं खनन का काम करता है, भोज्य पदार्थों को एकत्रित करता है, उद्योग धंधे लगाता है, व्यापार करता है या नौकरी करता है। यानी अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, जो संबंधित प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित है। इसका अध्ययन क्या है, हम आर्थिक भूगोल में कर रहे हैं। एक आर्थिक भूगोलवेता मानव की इन आर्थिक क्रियाओं पर वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे मिट्टी है, भूमि है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, खनिज संसाधन है, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व आदि के प्रभाव का मूल्यांकन कर उसका विश्लेषण करता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक या भौतिक वातावरण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इनके अंतर संबंधों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल या इनका विश्लेषण ही, इनके अंतर संबंधों का विश्लेषण ही आर्थिक भूगोल करता है। वह देखता है कि प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों और कैसे उपयोग होता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अपनी जो राय देता है कि कहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का यूज हो रहा है, कैसे किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल करता है। और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उनको भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए किस प्रकार की नीति बनाई जा सकती है, इस प्रकार की चीज़ें भी क्या है, आर्थिक भूगोल में आती हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। ये भी मानव भूगोल की एक शाखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है ये मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। यानी स्पेशियो टेम्पोरल एस्पेक्ट है जो ज्योग्राफी का, उसके अध्ययन, उसके संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोणों का अध्ययन क्या है, हम सांस्कृतिक भूगोल में करते हैं। कि दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक समुदाय बने हुए हैं। जैसे विभिन्न मानव समुदायों का कला, ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित होना मोटे तौर पर उनके भौगोलिक पर्यावरण की देन है। कहने का मतलब है कि दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है और उसके अनुसार ही, या ये कहें कि संबंधित प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रदेश या सांस्कृतिक समुदाय विकसित हो गए हैं। सांस्कृतिक भूगोल में भिन्न भिन्न मानव समुदाय को सांस्कृतिक विकास एवं उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की व्याख्या की जाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रदेश का सांस्कृतिक विकास, या एक तरह से ये कहें कि वहाँ के भौगोलिक
वातावरण के अनुसार या भौगोलिक वातावरण की छाप मनुष्य की सांस्कृतिक विकास पर विशेष तौर से देखने को मिलती है। और इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है हम मानव भूगोल की इस शाखा में करते हैं कि ये सांस्कृतिक मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों से संबंधित होता है। उसके बाद में सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूह और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। प्रकृति के साथ मानव के संबंध ही किसी समाज के पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करते हैं। मनुष्य चाहे भूमंडल के किसी भी भाग में कैसी भी आर्थिक क्रिया कर रहा हो, उसकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन का ताना बाना उसके अपने वातावरण से ओतप्रोत मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य की पूरी दुनिया के अंदर जो एक तरह से सामाजिक व्यवस्था है वो उस प्रदेश के प्राकृतिक या भौगोलिक या भौतिक वातावरण के अनुसार ही एक तरह से पाई जाती है। यानी उसका एक अमिट छाप भौतिक वातावरण की किसी भी प्रदेश के सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। सामाजिक भूगोल यह भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आने पर समाज की मनोवैज्ञानिक रचना, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब है कि समय के अनुसार किसी भी प्रदेश की आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, चतुर्थ, पंचम ऐसे होती चली जाती है, उनमें परिवर्तन होता चला जाता है। उस परिवर्तन के साथ साथ ही संबंधित प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था भी चेंज होती जाती है या वो बदलती जाती है। यानी उसका मनोवैज्ञानिक रचना हो, सामाजिक व्यवस्था हो या सामाजिक संबंध हो, वो क्या है समय के अनुसार बदल जाएगा। इन चीज़ों का अध्ययन क्या है हम एक तरह से सोशल ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांच है उसमें हम करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी मानव भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। जनसंख्या भूगोल कहें इसको। मानव भूगोल की इस शाखा में जनसंख्या या किसी प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है, कुल कितनी जनसंख्या किसी प्रदेश की, उसके वितरण, उसका फैलाव किस प्रकार का है, किन किन प्रदेशों में वो किस प्रकार से रह रही है, उसका घनत्व क्या है, उसकी जन्म दर, मृत्यु दर, उसकी लिटरेसी कितनी है, उसकी आयु लिंग अनुपात किस प्रकार का है, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का प्रवास संबंधी विशेषताएं कैसी हैं उस प्रदेश में, जनसंख्या वृद्धि जैसी अनेक डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है या जनसांख्यिकीय ये विशेषताएं हैं, उन सभी का अध्ययन क्या है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में किया जाता है। इन्हीं विशेषताओं से ही जनसंख्या की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। यानी ये जनसंख्या के जो अलग अलग चर दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, ये जनसंख्या के चर भी हम इनको बोल सकते हैं, वेरिएबल हैं ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। इन सभी के अंदर इन सभी विशेषताओं का वर्णन क्या है, इन सभी चीज़ों की विशेषताओं का वर्णन, इन सभी तथ्यों की विशेषताओं का वर्णन पॉपुलेशन ज्योग्राफी में किया जाता है। और इन्हीं के आधार पर क्या है किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसी है उसका भी अनुमान क्या है लगाया जा सकता है। गुणी मानव ही प्रकृति में सक्रिय संसाधन बनता है तथा उपभोक्ता और उत्पादक के रूप में पूरे अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु बनता है। यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम मनुष्य की अनेक जो वेरिएबल्स हैं उनका अध्ययन क्या है हम करते हैं। उसके बाद में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। मानव भूगोल की इस शाखा में ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय और भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। जैसे हार्टसॉन महोदय ने लिखा है कि ऐतिहासिक भूगोल को बीते हुए कल का भौगोलिक अध्ययन कहा है। यानी ऐतिहासिक भूगोल को बीते हुए कल का भौगोलिक अध्ययन कहा है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कि अलग अलग प्रकार के कब कब कौन कौन से भूगोलवेता पूरी दुनिया में किन किन प्रदेशों में हुए हैं, किस किस प्रकार की उनकी भौगोलिक विचारधारा रही है, अलग अलग प्रदेशों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने आगे भविष्य के लिए भूगोल का स्वरूप किस प्रकार का बताया है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, भौगोलिक अनेक भौगोलिक विचारधाराएँ हैं। इन सभी का अलग अलग जो अध्ययन क्या है ऐतिहासिक भूगोल में किया गया है।
यानी ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर क्या इसमें ज़्यादा प्रकाश डाला गया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल विश्लेषण करता है कि किस प्रकार धरातल स्थिति, भौगोलिक एकांतता, प्राकृतिक बाधाएं तथा राज्य का विस्तार आदि किसी राष्ट्र का भाग्य निर्धारण करते हैं। जब हम किसी मानवीय तथ्य का विश्लेषण उसके विकास अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं, तभी मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भी करते हैं तो मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को भी कई भागों में हम बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य जब उसके पास साधन नहीं थे, ज़्यादा अलग प्रकार का जीवन था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है उसका जीवन बदलता गया, धीरे धीरे नई नई खोज होती गई और हम क्या है इस चरण में आ पहुँचे हैं। यानी ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसको क्या हम ऐतिहासिक भूगोल में रखते हैं। ये मानव भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें अनेक भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचार समय के अनुसार दिए हैं। उसके बाद में है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रों अथवा राज्यों की सीमा, उनका विस्तार, उनके विभिन्न घटकों तथा शासित भूभागों का अध्ययन इसमें क्या है किया जाता है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक विचारधारापन संसाधनों के उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी भी प्रदेश की, जैसे मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि किसी भी प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा संबंधित प्रदेश के भौतिक वातावरण या उसके जो संसाधन हैं उनकी दर को प्रभावित करती है, उनके उपयोग की दर को प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि कोयला किसी भी दुनिया के देश में निकाला जाता है, अगर वहाँ की राजनीतिक विचारधारा में, अगर वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में या राजनीतिक व्यवस्था में उसके निकालने की दर बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी जाए तो इस प्रकार का संसाधन क्या है वहाँ पर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा संबंधित प्रदेश के भौतिक तत्वों, चाहे उसमें आपका जल हो, चाहे उसके अंदर आपकी वायु हो, या कोई और अन्य तत्व हो, आपका एक तरह से खनिज संसाधन हो या किसी भी प्रकार का अन्य तत्व हो, उसको उसके उपयोग को किसी भी प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा क्या है बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भूगोल में प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश की जो राजनीतिक विचारधारा है या जो वहाँ की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो उस प्रदेश की भौतिक संसाधन, भौतिक जो तत्व हैं, या एक तरह से यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक तरह से पॉलिसी मेकर का भी काम किसी प्रदेश की राजनीतिक विचारधारा करती है, जिसे वहाँ के संसाधनों का क्या है संरक्षण किया जा सकता है। मानव भूगोल की एक अन्य शाखा जियोपॉलिटिक्स भी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव की व्याख्या की जाती है। इसी प्रकार एक मिलिट्री ज्योग्राफी है, सैन्य भूगोल, जो मानव भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। सैन्य भूगोल का उद्देश्य स्थल और समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करना है। किसका? स्थल और समुद्र के भौगोलिक चरित्र का। युद्ध के मोर्चों के निर्धारण के लिए संबंधित क्षेत्र की हमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं। किसी भी प्रदेश के अंदर जब युद्ध किया जाता है तो सबसे पहले उसकी कुछ भौगोलिक जो दशाएं हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ऊंचा वहाँ का पर्वत पठार मैदान या जो अन्य स्थल रूप हैं किसी भी प्रकार के जो रिलीफ में आते हैं वो किस प्रकार के हैं, जलवायु वहाँ की किस प्रकार की है, जलाशय कैसे हैं, जंगली भूमि कैसी है आदि का ज्ञान होना क्या है अनिवार्य है। और ये हमें क्या है हमारी मिलिट्री ज्योग्राफी या सैन्य भूगोल में इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। इसके लिए मानचित्रों
वे टोपोग्राफिकल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनका अध्ययन भूगोल अथवा सैन्य भूगोल में किया जाता है। यानी ये हमारा सैन्य भूगोल जो डिफेंस स्टडी है उसके साथ में क्या है, जुड़ा हुआ है और बहुत सी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी मानव भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और विश्व के जो विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पर्यावरण के संदर्भ में कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन करती है। यह शाखा में बतलाती है कि कृषि भूमि किन किन प्रदेशों में किस प्रकार की है, सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं किन प्रदेशों में, कृषि उत्पादन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है, उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पशुपालन और पशुचारण की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कहाँ कहाँ पर हो रही हैं दुनिया के अंदर, पशु उत्पादों के अध्ययन को इसमें क्या है हम शामिल करते हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है जानकारी देता है। ये मानव भूगोल की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अतिरिक्त यानी इनके अलावा भी जो हमने जैसे अभी अध्ययन हमने जैसे किया है कि आर्थिक भूगोल हो, आपका सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, यानी इन शाखाओं के अलावा भी मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसने मानव भूगोल की विषय सामग्री को विस्तृत किया है, विषय क्षेत्र को विस्तृत किया है। यानी मानव भूगोल के अन्य प्रमुख उपशाखाओं के अंदर सेटलमेंट ज्योग्राफी है, जो अधिवासों का अध्ययन करती है, दुनिया के अलग अलग भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। नगरीय भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी, चिकित्सा भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, कमर्शियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और अप्लाइड ज्योग्राफी, इस प्रकार की बहुत सारी शाखाएं हैं जो मानव भूगोल से संबंधित है।